आज अपन देखेंगे कि नवंबर 2025 में आयोजित पीएसआई के टेली कम्युनिकेशन पेपर के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कहाँ से आए। इस पेपर के नेशनल और इंटरनेशनल सभी प्रकार के करंट अफेयर्स के सोर्स की खोज करने का प्रयास किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि आरपीएससी ने अपना लेवल बढ़ा दिया, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस वीडियो के ज़रिए मैं प्रमाणित करूंगा कि कम पढ़े लेकिन सटीक स्रोतों से पढ़ के पेपर को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब ये 26वां सवाल है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि ओएनडीसी के संबंध में कौन सा कोड सही है। पहला स्टेटमेंट है कि पारंपरिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विपरीत ओएनडीसी पारंपरिक ई कॉमर्स यानी कि जो अमेजन फ्लिपकार्ट है के विपरीत विभिन्न प्लेटफॉर्म पर क्रेता विक्रेताओं के बीच सीधे संपर्क बढ़ाता है, जिससे किसी एक संस्था पर निर्भरता कम हो जाती है। अब ये स्टेटमेंट एग्जामिनर ने पीआईबी की नवंबर में पेपर था 22 जुलाई की प्रेस रिलीज से वर्ड टू वर्ड पिक किया है। यदि कई शब्द में भिन्नता है तो वो ट्रांसलेशन की वजह से ओरिजिनल या इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया है। पारंपरिक शब्द उठाया, पारंपरिक एक को विपरीत ओएनडीसी के कई विभिन्न प्लेटफॉर्म पर खरीदार क्रेता विक्रेताओं के बीच सीधा संपर्क सीधा संवाद है। अब जो कोमा के साथ भी दिया है वो भी बिल्कुल सेम है। किसी एक संस्था पर निर्भर नहीं, जिसमें से किसी एक इकाई पर निर्भरता नहीं, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कॉपी किया है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की एग्ज़ाम में सवाल सेट किए जाते हैं तो वो किसी स्पेशलिस्ट के बजाय जनरलिस्ट होते हैं वो पेपर सेट करते हैं। ऐसे में वो विषय विशेषज्ञता नहीं रखते हैं। ऐसे में यदि किसी को जनरल स्टेटमेंट को गलत करवाना है या गलत छापना है, विकल्प छापना है गलत, तो उसके लिए उसकी बहुत ही डेप्थ में नॉलेज चाहिए, जो कि जनरलिस्ट को नहीं होती है। ऐसे में कभी भी कोई भी जनरल स्टेटमेंट यदि दिया हुआ हो तो 99% केसेस में वो सही ही होता है, जैसा ये है। फिर उन्होंने जो तीसरा स्टेटमेंट दिया है उसको देखो। ओएनडीसी को खुले नेटवर्क के रूप में डिजाइन किया गया है, जहाँ कोई भी क्रेता विक्रेता किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित हुए बिना, ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। यदि पहले और तीसरे को साथ साथ पढ़ा जाए तो दोनों एकदम सिमिलर बात कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने इसका भी ध्यान नहीं रखा। वो यहाँ से डिट्टो वर्ड टू वर्ड ओएनडीसी को एक खुले नेटवर्क के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जहाँ कोई भी खरीदार और एक प्लेटफॉर्म बिना लेन देन के एकदम वर्ड टू वर्ड कुछ भी चेंज नहीं किया। तीसरा भी डिट्टो मिल गया। और ये दूसरा स्टेटमेंट है, वो भी नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर ये सीधा सीधा लिखा है। क्या लिखा है कि ओएनडीसी को एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। हालांकि यहीं इन्होंने ये प्रूव कर दिया पारंपरिक क्लोन के विपरीत, यानी कि इससे विपरीत है ये। इसका मतलब है कि ये एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये यूपीआई जैसा है। ओएनडीसी कोई, अब इन्होंने वहाँ से भी वर्ड टू वर्ड निकाला है, ओएनडीसी कोई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या बाजार नहीं है। ये लाइन इन्होंने वर्ड टू वर्ड यहाँ पिक करी है। तो ये 26वां सवाल, यदि किसी ने पीआईबी को फॉलो किया है तो समझ के आधार पर और शब्द के आधार पर भी पूरा वर्ड टू वर्ड एग्जामिनर ने यहाँ से कॉपी किया। अगला सवाल देखते हैं। ये 34 नंबर सवाल है जो आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर सब पेपर डाला है उसका। 12 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 12 अगस्त को, उसमें से कौन कौन सा सही है। ये एनएसएम के तहत कुछ 40 पेटाफ्लॉप कंप्यूटर क्षमता वाले 37 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। इसको किसने बनाया है। सीडेक पुणे और डीआरडीओ दिल्ली के संयुक्त रूप से 3 संस्थान हैं। क्या टारगेट है
2026 तक कुल 11 परम रुद्र स्थापित किए जाएंगे और इसकी तारीख क्या 2026 एक्सटेंड कर दी गई है। अब इस सवाल को बनाने में भी ये जो 20 अगस्त की नवंबर में पेपर है, अधिकांश सवाल इन्होंने निकाले हैं अगस्त, जुलाई, सितंबर 3 महीनों के। ये वाला सवाल इन्होंने निकाला है जुलाई वाले महीने से और ये वाला निकाला है ना अगस्त वालों से, और इन्होंने शब्द भी चेंज नहीं किया है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि भाई 40 पेटाफ्लोट क्षमता और 37 सुपर कंप्यूटर। अब इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। सवाल में लिखा है 12 अगस्त 2025 तक, तो यहाँ साफ साफ लिखा है 12 अगस्त 2025 तक राष्ट्रीय मान NSM 40 पेटाफ्लोट क्षमता और 37 कंप्यूटर, बिल्कुल सटीक वर्ड टू वर्ड लिखा है। आ गया ये। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये बनाता है सीडेक पुणे, DRDO, इन्होंने यहाँ तीनों ही नाम बदल दिए। सीडेक रखा, उसके बाद IIT और IIS बेंगलोर वाला है, तो DRDO नहीं है, दिल्ली संयुक्त नहीं है। गलत स्टेटमेंट भी ये PIB वाले से ही बना रहे हैं, और ये जो स्टेटमेंट बनाया है ये भी इन्होंने PIB से ही गलत बनाया है कि 2024 तक कुल 11 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे। ये भी इन्होंने यहाँ से लिखा है। NSM के तहत 2024 में कुल 11 परम रुद्र स्थापित किए जाएंगे। 11 की जगह ये 3 हैं। और फिर ये जो चौथा स्टेटमेंट इन्होंने गलत बनाया है कि इसकी डेट 2020 में आरंभ किया गया था, इसकी अब डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई 31 दिसंबर 2026, जबकि ये भी इन्होंने कहा कि वर्तमान इस मिशन की अवधि 31 दिसंबर 2026 नहीं 25 है, तो इसको भी इन्होंने गलत कर दिया। देखो, तारीख और आंकड़े बदलना आसान है, इसलिए इन्होंने क्या क्या बदला। जनरल स्टेटमेंट अब बदलने को तो इसमें भी आंकड़े बदले जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने इंस्टीट्यूट किस किस ने डेवलपमेंट किया है उसको बदला है, इसकी संख्या बदली है, इसमें 26 की जगह 25 किया। गलत स्टेटमेंट बनाने में भी PIB का ये 22 तारीख एक ही आर्टिकल का यूज़ किया, दूसरे आर्टिकल में भी स्क्रॉल नहीं करने गई है। उसके बाद ये 37 नंबर सवाल देखिए कि मई 2025 में रक्षा DRDO के उद्घाटन ने किया क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कि इट इज इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ आर्ट एक्सपेरिमेंट, स्टेट ऑफ आर्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिजाइन टू प्रोपेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्रिटिकल क्वांटम डोमेन। ये जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट RPSC के एग्ज़ाम में गलत नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्होंने देखो यहाँ से सीधा सीधा कॉपी किया। स्टेट ऑफ आर्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिजाइन टू प्रोपेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्रिटिकल क्वांटम डोमेन, शब्द से है उठाया यहाँ से, शब्द से है। उसके बाद ये दूसरा वाला स्टेटमेंट भी इन्होंने वर्ड टू वर्ड यहाँ से कॉपी किया। इट इज़ डेवलप्ड टू इनेबल अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन एंड सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी इन द पोस्ट क्वांटम एरा। ये भी जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट गलत नहीं होते क्योंकि ये इन्होंने यहाँ से उठाया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्निक्स टू इनेबल अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन एंड सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी इन द पोस्ट क्वांटम एरा। आप वर्ड टू वर्ड मिला लीजिए, टू इनेबल से लेके यहाँ तक एरा तक इन्होंने शब्द से उठाया, कुछ भी चेंज नहीं किया। ये PIB की कुल खबर ही इतनी थी, इसमें से इन्होंने सवाल बना दिया। अब ये एक सवाल है वो PIB से नहीं बल्कि PTI से आया था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, कि भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में 2025 का गोल्डन पुरस्कार किसे मिला है। तो क्यूरियोसिटी एंड कोड बंगाल कंप्यूटर साइंटिस्ट ईशान चट्टोपाध्याय, गोल्डन प्राइज ईशान चट्टोपाध्याय। ये देखो 23 अगस्त की खबर निकाली है, तो अभी कौन सा आ रहा है, 1 मई का आया है, उसके बाद जुलाई अगस्त में से इन्होंने 2 खबरें निकाली है। आगे चलते हैं।
ये जो हॉट न्यूज़ में रहा है इकोनॉमिक टॉपिक, भारत और यूनाइटेड किंगडम ने ये सेटा किया था अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जुलाई 2025, जुलाई से निकला वापस। आफ्टर द एग्रीमेंट इन टैरिफ टू मरीन प्रोडक्ट, अब इन्होंने किस किस में टैरिफ कम कर दिया, मरीन प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, लेदर, प्रोसेसिंग इनपुट हैव बीन रिड्यूस फ्रॉम अप टू 72 कितना कर दिया है, मतलब इन चीज़ों पे समुद्री उत्पाद, वस्त्र, चमड़ा और प्रस्कर पे पहले 70% टैरिफ लगता था, अब घटाकर कितना कर दिया है। अब ये जो 27 जुलाई की प्रेस रिलीज है इसमें यहाँ साफ साफ लिखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया, मरीन प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, लेदर, प्रोसेस फूड हैव बीन रिड्यूस टू अप टू 70% टू 0 कर दिया है, इनको शून्य कर दिया है। कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं पीआईबी से। 2 जुलाई की खबर आ चुकी है। अब इस खबर को देखिए आप, यदि आपको पीआईबी की हेडलाइन देखने की आदत भी है तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल अगस्त 2025 में भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट स्वीकृत दिए। कौन कौन से, इन्होंने हेडलाइन नहीं लिखा है। मंत्रिमंडल ने ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश में 4600 करोड़ की प्रयोग के साथ सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश शब्द से है। अगला सवाल देखिए आप, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त की 2025 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। इस योजना का कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है। अब ये इन्होंने शब्द से यहाँ से उठाया है ये तारीख के साथ, और इन्होंने साफ साफ नीचे लिखा है कि इस योजना का कार्यान्वयन आवास और शहरी मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, अर्बन अफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ डीईए, आवास और शहरी मंत्रालय प्लस वित्तीय सेवा विभाग, सीधा सीधा यहाँ से कॉपी किया है। अगला देखिए, प्रोजेक्ट आरोहण क्या है। प्रोजेक्ट आरोहण एक CSR इनिशिएटिव है ऑफ जेनिथ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट सपोर्टेड बाय नीति आयोग, इज इंटेंडेड टू बेनिफिट द चिल्ड्रन ऑफ हाईवे टोल प्लाजा एम्प्लॉय। एक, द इनिशिएशन एम टू रिमूव फाइनेंशियल बैरियर, ब्रिज सोशल एंड इकोनॉमिक डिविडेंड एंड प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। कुल मिला के ये है कि प्रोजेक्ट आरोहण नीति आयोग समर्थ कर रहा है, जेनिथ इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट दोनों मिलकर CSR का उपयोग करते हुए राजमार्ग टोल प्लाजा के जो कर्मचारी उनके बच्चों को लाभान्वित करेंगे, और क्या लाभ देंगे कि उनकी वित्तीय बाधाएं दूर करेंगे, आर्थिक भेद कम करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन के एक्सेस प्रदान करेंगे। अब ये 26 अगस्त का जो आर्टिकल है उसमें प्रोजेक्ट आरोहण सीधा सीधा जो इन्होंने साफ साफ लिखा, टोल प्लाजा लिखा है, कर्मचारी बच्चे सेक्शन आकार के लिए NHI वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। अब ये जो जेनिथ है उनको चेंज कर दिया है, वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट कर दिया है, तो ये गलत स्टेटमेंट, इन्होंने संस्था का नाम बदल दिया के सहयोग से शुरुआत की, पहला। दूसरा, इस कार्यक्रम का शुभारंभ NHI के अध्यक्ष ने जो किया, और ये दूसरा स्टेटमेंट जनरल है, जनरल स्टेटमेंट हमेशा सही होता है। इकोनॉमिक सहायता दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, यहाँ साफ साफ लिखा है, वित्तीय बाधाएं दूर की जाएगी, सामाजिक असमानता दूर की जाएगी, और शिक्षा दी जाएगी, आर्थिक कमज़ोर बच्चों को शिक्षा एवं समानता पर पहुँच प्रदान की जाएगी। यदि आपको यह आइडिया है कि जनरल स्टेटमेंट सही होता है तो ये सही होता है, ये इसमें इन्होंने संस्था का नाम चेंज कर दिया। वैसे भी नीति आयोग किसी भी ऐसे इनिशिएटिव में शामिल होता नहीं है। नीति आयोग का काम है रिसर्च एनालाइज करना, पूरे पैन इंडिया लेवल पे रिसर्च करके पॉलिसी के लिए डायरेक्शन देना। तो इस प्रकार की यदि आपको इस चीज़ की समझ है कि छोटे मोटे अभियान के लिए नीति आयोग इन्वॉल्व नहीं होता तो नीति आयोग को निकाल दो, जनरल स्टेटमेंट गलत नहीं होता है, तो अंदाजे से भी ये किया जा सकता था। अगला सवाल ये 63 नंबर आया कि 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम स्थित नौसेना बेस पर भारतीय नौसेना के INS उदयगिरी और हिमगिरी की कमीशन में संबंध में कौन सा सही है। अब ये बताना है कि दो ये जो कमीशन की गई इनके बारे में क्या क्या सही है। दोनों प्रोजेक्ट 1917 ये प्रोजेक्ट का नाम है, उसके तहत पहले मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट है क्या। स्टील्थ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जो किसी भी रडार सिस्टम से पकड़ी नहीं जाती। क्या ये दूसरी बार हुआ है जब दो अलग अलग शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित दो फ्रंट लाइन सतह लड़ाकू जहाजों को एक साथ किया गया। अब ये इन्होंने जो आंकड़े हैं इनको भी चेंज नहीं किया है।
सीधा सीधा किया है। जो 19 ए है दोनों, प्रोजेक्ट 19 को इन्होंने चेंज किया, जबकि यह परियोजना 17 ए, दो बाकी सबको सेम रखा है इन्होंने, सिर्फ इसको चेंज कर दिया, आंकड़ा चेंज कर दिया, 17 ए था 19 कर दिया। फिर ये कि दूसरी बार, अब इसको बदलना आसान नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है, तो इन्होंने पहली बार को दूसरी बार कर दिया, यहाँ लिखा साफ साफ पहली बार है ये। पहली बार दो अलग अलग शिपयार्ड मझगांव ये फलानी में इसमें हो गया। तो जनरल स्टेटमेंट गलत करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इन्होंने आंकड़े गलत कर दिए। दूसरी चीज़ ये कि पीआईबी से शब्द से उठाते हैं, चाहे इसको गलत करना हो चाहे इनको सही करना हो। समुद्री प्रदक्षिणा 3 सेनाओं की पहला महिला जल यात्रा नौकायन अभियान था, उसका नेतृत्व किसने किया? द 10-member crew include एक्सपेडिशन लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर। वर्ड टू वर्ड कॉपी फ्रॉम पीआईबी। इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो आरपीएससी का लेवल बदला है उसमें ट्रस्टेड सोर्स से इंफॉर्मेशन निकालने की इनकी प्रवृत्ति बढ़ी है। पीआईबी से जो 10 सवाल थे उसमें से 9 सवाल किए जा सकते हैं यदि सिर्फ पीआईबी को फॉलो किया, और इंटेलिजेंस गेसिंग से भी 5 सवाल सीधे सीधे किए। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है, तो भी कम से कम 5 सवाल किए जा सकते थे। आगे की परीक्षा में यदि पीआईबी मिनट्स का संक्षिप्त वर्णन चाहिए, नोट्स चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर लिखें।